48% से मैंने 10वीं की है कि 12वीं में मैं इंग्लिश में फेल हो गया था। कोई ऐसा टीचर जो जिसने आपको प्रभावित किया हो? तो सीए बनने के बाद आपकी पहली नौकरी, तो स्टार्टअप आपका अच्छा चल रहा था, एक सीए के तौर पर आप अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे। उसके बाद ये राजनीति में आने का विचार कैसे आया? इस इलाके में ऐसे 50 स्कूल हों तब भी थोड़े हैं। तो मेरी दिलचस्पी इस बात को छोड़कर इसमें है कि मैं जानूं कि वो कौन कौन से बिंदु रहे जहां आप उस मामूली अंतर को पूरा नहीं कर पाए। मेरे पास आपका ना ये चुनावी मैनिफेस्टो है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साबिर हुसैन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रोफेसर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे तो मैं विश्लेषण वीडियोस बनाता हूं, अब चूंकि मेरा कोज जनता को समर्पित है तो क्यों ना उन लोगों से भी बात की जाए जो खुद को जनता की लीडरशिप के लिए समर्पित बताते हैं। आज इसी कड़ी में हम एक और शुरुआत कर रहे हैं और आपको करीब से रूबरू करवाते हैं मेवात की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बहुत कम समय में न सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बल्कि समस्त मेवात के लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। इन्हें जब देखता हूँ तो मुझे अल्लामा इकबाल की ये दो लाइनें याद आ जाती हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं मेवात के यूथ आइकॉन और उभरते हुए युवा नेता सीए मुख्तार अहमद से और जानने की कोशिश करते हैं कि जो मोहब्बत और लगाव इतने कम समय में लोगों ने इन्हें दिया है उसके पीछे की वजह क्या है। तो सीए साहब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रोफेसर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद। हाँ, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीए साहब, आपसे मेरा पहला सवाल, वैसे तो पूरा मेवात आपको जानता है लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि आपका बचपन कैसा था और बचपन से लेकर सीए बनने का सफ़र आपने कैसे तय किया। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, साथियों को बताना चाहता हूँ, कामा जो डीग ज़िले का एक का तहसील है उससे लगता हुआ कामा के लगता हुआ टायरा गांव है मेरा, जहाँ मेरा जन्म हुआ। और उस्मान साहब मेरे वालिद साहब हैं और बस्सी मेरी माँ का नाम है जी। इनके घर में मैंने जन्मा और बचपन की पढ़ाई मेरे गांव के स्कूल में हुई 5वीं तक की, और उससे 6ठी से लेकर 12वीं तक मैंने कामा में पढ़ाई की। 10वीं तक प्राइवेट स्कूल में की, 11वीं 12वीं मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की कामा की। उसके बाद मैं दिल्ली सीए करने चला गया और पढ़ाई के दौरान मैं 12वीं तक बहुत साधारण स्टूडेंट रहा, लगभग यूँ कहो तो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट रहा। इस सब में ये भी हुआ कि मैं 10वीं में मुझे बहुत थोड़े मार्क्स आए, करीब 48% से मैंने 10वीं की है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि 12वीं में मैं इंग्लिश में फ़ेल हो गया था, फिर मैंने 12वीं दोबारा रिपीट की। तो ऐसी करके मेरी 12वीं तक की जर्नी रही। उसके बाद कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी बदली, मैं दिल्ली गया तो फिर जब तक इतने मैच्योर इनफ हो गए थे कि ये था कि यार अगर अब पढ़ना है, घर वालों ने इतनी मेहनत से पैसे देते हैं कमा के, और गांव में थे तो एहसास नहीं था क्योंकि सब भाई बहन एक ही साथ रहते थे। अलग से हमारे लिए ऐसा लगता था कि कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही दिल्ली गए तो हमें ऐसा लगता था कि हम अलग से बर्डन है घर वालों को के ऊपर कि भाई हमें अलग से एक्स्ट्रा। हाँ, तो फिर थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं यार, अगर अब पढ़ना है और दिल्ली में रहना है तो फिर ठीक से पढ़ना पड़ेगा जी। तो कुछ चीज़ें थी, दिल्ली गए तो कुछ बदलाव जीवन में आए, तो उस सब से एक दिशा मिल गई और सीए बनने तक का सफ़र वो बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है। और फिर कभी कोई ऐसा टीचर जो जिसने आपको प्रभावित किया हो? हाँ, हमारे एक टीचर थे, अकाउंट्स पढ़ाते थे वो, और मैं मानता हूँ पूरे देश में अकाउंट्स का उनसे अच्छा कोई टीचर नहीं था, प्रवीण शर्मा सर जी। मुझे ऐसा लगता है, मैं बीच में भी एक दिन चर्चा कर रहा था कि उस व्यक्ति का मेरे सीए बनने में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी क्लास में और जिस तरह की इंटरेक्टिव क्लास उनकी होती थी, मुझे पहले दिन से ये लगने लगा कि अब मैं सीए बन जाऊँ जी। तो फिर उसके बाद आप सीए बन गए जी। तो सीए बनने के बाद आपकी पहली नौकरी? सीए बनने के बाद उससे पहले हमें 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है कोर्स के दौरान ही। एमडी गुजराती एंड कंपनी दिल्ली की एक फर्म है, वहाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग की, इंटर्नशिप की। हाँ, और वो ट्रेनिंग अपने आप में जॉब से भी कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस देती है।
तो टेक्निकली हम काम के बारे में जानने लग गए थे इन 3 साल के पीरियड में ही। तो जब काम आपको आता है तो फिर आपके ऊपर है कि आप सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करना चाहो खुद की, या फिर आप जॉब करना चाहो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब को प्रेफर करते हैं, लेकिन हम क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ही या मीनवाइल ये पता लग गया था कि हम खुद का कोई सेटअप डालेंगे, खुद का कोई स्टार्टअप कर लेंगे और खुद का कोई काम करेंगे, इसलिए जॉब की तरफ नहीं गए। सीए बनने के तुरंत बाद ही मैंने प्रैक्टिस की तरफ रुख कर लिया। तो उसके बाद आपने अपना खुद का मेरी खुद की प्रैक्टिस है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया और एक अपने आजकल एक वर्ड कॉमन है स्टार्टअप। जी, स्टार्टअप। तो आपने अपना स्टार्टअप कर दिया। जी। तो स्टार्टअप आपका अच्छा चल रहा था, एक सीए के तौर पर आप अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद ये राजनीति में आने का विचार कैसे आया? देखिए, जो आदमी सोशल कॉज के लिए सोचने लगता है तो सोशल वर्क और पॉलिटिकल वर्क ये कमोबेश एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। जी। जब हम पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में एक बात हमेशा से आती थी कि यार, जब मेरे जैसे स्टूडेंट जो 10वीं में बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है, 12वीं में फेल हो जाता है इंग्लिश में, और फिर इंग्लिश से सीए जैसा मुश्किल एग्ज़ाम जो देश के बड़े एग्ज़ामों में काउंट होता है कि देश के सबसे मुश्किल एग्ज़ामों में से एक एग्ज़ाम, जी बिल्कुल, वो इंग्लिश मीडियम से मेरे जैसा स्टूडेंट, मेरे जैसे लड़का अगर कोई पास कर सकता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार, मेवात का तो हर बच्चा मुझसे ज़्यादा होशियार है। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मेरे इलाके का तो हर बच्चा ये कर सकता है। तो फिर ये जो मुझे ऐसा लगता था कि यार, अगर मैं सीए बन गया और अगर मेरे पास रिसोर्सेज रहे तो मैं डेफिनेटली इस दिशा में काम करूँगा कि हमारे इलाके के और मेरे जैसे मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे इलाके के लोग जिनकी मैं अगर किसी तरह से हेल्प कर पाया तो मैं उनको हेल्प करूँगा कि ये बहुत आसान चीज़ें हैं, मुश्किल दिखती हैं लेकिन आसानी से किया जा सकता है। ये कब काम ऐसे हैं जिनको किया जा सकता है और हम जैसे साधारण लोगों के द्वारा किया जा सकता है। तो उस तरफ जब सोचने लगे तो उससे चीज़ें धीरे धीरे कई बार आप तय नहीं करते हो, कई बार आप सोचते नहीं हो, लेकिन ये जब ऊपर वाला कुदरत के जब की तरफ से कुछ चीज़ें होनी होती हैं तो फिर उस दिशा में अपने आप चलने लग जाती। नहीं, मेरा सवाल ये था, ठीक है, आपने सोचा कि चलो ठीक है, अगर आप इंग्लिश में फेल होने के बावजूद इंग्लिश मीडियम से आप सीए बन सकते हो तो बाकी लोग भी बन सकते हैं, वो भी अच्छे अलग अलग फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं। तो अगर एजुकेशन पर ही काम करना था तो उसके लिए आपने स्कूल स्टार्ट किया। मीर पब्लिक स्कूल आपका स्कूल है जहाँ हम आज बैठे हुए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। मैं बच्चों से मिला हूँ, उनसे काफ़ी बातें की है मैंने। तो आप ऐसे भी सेवा कर सकते थे लोगों की। अब एज ए सीए रह कर आप पब्लिक जैसे एक समाज सेवक होता है, तो समाज सेवा और राजनीति 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये राजनीति में ही आने का विचार क्यों आया? मैं बेसिकली, आपको ये लगता था कि जो करंट लीडरशिप है आपके यहाँ की, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे नज़रिए से समाज सेवा और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये मेरा अपना नज़रिया हो सकता है। कहीं ना कहीं वो चलो मिल जाती है, पर समाज सेवा आप बिना राजनीति में आए भी कर सकते हो। मैं उसका जैसे स्कूल आपने ओपन किया, अब इसी स्कूल में आप छोटे बच्चों को अलग से एजुकेशन दे करके आप उस तरह से भी सेवा कर सकते हो। कई फॉर्म्स होती हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरी नज़रिया इसके पीछे क्या था। जैसे ये एक स्कूल है, ये एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इस इलाके की ज़रूरत के हिसाब से। इस इलाके में ऐसे 50 स्कूल हों तब भी थोड़े हैं। ये इस इलाके का इस तरह का अकेला स्कूल है और आप इसकी सराउंडिंग की मेवात की आबादी लगा लो, 3 लाख तो वोटर कामा विधानसभा के, और जनसंख्या के एतबार से आप इनको और मतलब 6-7 लाख रुपए की आबादी तो यहाँ कम से कम होगी। हाँ, मैं लिटरेसी रेट के आंकड़े मेरे पास हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े इलाके में एक अकेला इंस्टीट्यूट इस इलाके की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। अब मुश्किल से हम रेजिडेंशियल रख के 300 बच्चे पढ़ाते हैं, तो ये बहुत मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लिमिटेड एक्सेस है लोगों के पास कि इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वो विज़िट कर पाएँ या उनमें अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैं लिमिटेड लोगों तक पहुंच सकता था। मेरी अपनी समझ ये थी कि अगर मुझे पॉलिटिकली लोग स्ट्रेंथन करते हैं तो लार्ज स्केल पे इस इलाके के बच्चों के लिए शिक्षा की, एजुकेशन की व्यवस्थाएं करनी है। इस तरह की जैसे एक इंस्टीट्यूट खुला, इस तरह की कोशिश करके मैं मुश्किल से 1000 बच्चे 2000 बच्चे तैयार कर पाता अपने पूरे जीवन में।
ये मेरी अपनी समझ थी इसके पीछे। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कर सकता हूँ, अगर हम लोग जो एक टीम है हमारे साथियों की जो इस पर चिंतन मनन हमेशा करती रहती थी कि यार कैसे इस इलाके के हालात, इस इलाके की परिस्थिति हम बदलें, वो लोग जब चिंतन मनन करते थे तो हम सोचते थे कि यार इस स्पीड से अगर हम चले तो हम कितने से लोगों तक पहुँच पाएंगे। इस तरह के 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हमें और ज़रूरत है, और वो तब हो सकता है जब हम पॉलिटिकली स्ट्रेंथन हो, जब हमारे पास डिसीजन मेकिंग आए, जब हमारे जैसे कोई व्यक्ति बैठे जो ये तय करे कि भाई हमें किस दिशा में काम करना है, इस इलाके के लोगों को किस दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। तो हमें फिर ये लगा कि इसके साथ साथ हमें अगर लार्ज स्केल पे काम करना है तो फिर हमें राजनीतिक रूप से भी ताकतवर होना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जो प्रीवियस लीडरशिप थी, अभी तो चुनाव हो गया, अभी बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीते हैं, पहले कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से एमएलए थे, क्या उन्होंने इन चीज़ों पे काम नहीं किया? देखिए पुरानी अगर लीडरशिप की अगर बात करोगे आप, तो मैं तो इस सोच का आदमी हूँ कि अगर पुराने अच्छे थे उसके बावजूद भी नए लोग उनसे बेहतर हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये कहूँ कि वो उनमें सारी बुराइयां थी, ये सब था, इससे बेहतर ये बात हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर अच्छा कर रहे थे तो मैं उनसे 10 गुना अच्छा करके दिखाऊंगा। और मैं ये भी मुझे पता है कि कल को नए लोग जो आएंगे, हमारे नई नस्लें आएंगी पढ़ लिख के, वो हो सकता है मुख्तियार से और बेहतर करने की सोच रखते हों और उनका एक्सपोजर अलग तरह का होगा। हो सकता है, हाँ, हो सकता है वो मुझसे बेहतर तरीके से चीज़ों को, उनकी अंडरस्टैंडिंग मुझसे बेहतर हो चीज़ों के बारे में। तो ये हमेशा से रहेगा। अगर कोई इस बदलाव को समझता है तो उसको ब्रॉड माइंडेड इतना होना चाहिए कि नई नस्ल के लोग हो सकता है मुझसे बेहतर चला सकते हों। तो फिर अगर वो आते हैं और पॉलिटिकली मुझे चुनौती देते हैं तो इट्स गुड फॉर मी ऑल्सो। ओके, तो इसका मतलब आप लोगों से ये कहना चाहते हो कि हमेशा बदलाव के लिए लोगों को भी तत्पर रहना चाहिए। अगर पुरानी लीडरशिप अगर खराब भी नहीं थी, बावजूद इसके नई लीडरशिप अच्छी हो सकती है। इसमें कोई बात नहीं, नए आइडियाज के साथ आ रहा है, नए आइडियाज के साथ, हाँ, नए आइडियाज के साथ आ रहा है, कोई विजन मिशन लेके आ रहा है। मैं आपको इसका एक छोटा उदाहरण ये देता हूँ कि पहली बार कामा का विधानसभा का इलेक्शन मुद्दों पे लड़ा गया। पहली बार कामा विधानसभा, हाँ, कामा विधानसभा में ये बातें हुई कि यार इस इलाके की ज़रूरत क्या है, इस इलाके की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, इस इलाके के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें थी। इन पर हमने इलेक्शन लड़ा। हमने तो ये, बल्कि इलेक्शन में भी मैंने ये नहीं कहा कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं, मैं ये कहा कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ, हम जैसे लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने चुनाव लड़ा। आपने चुनाव लड़ा, करीब 65,000 लोगों ने आपके अंदर अपना यकीन दर्ज कराया। वैसे तो एक नए कैंडिडेट के लिए इतना वोट बैंक इकट्ठा करना एक ऐतिहासिक सी बात होती है ना। तो मेरी दिलचस्पी इस बात को छोड़कर इसमें है कि मैं जानूं कि वो कौन कौन से बिंदु रहे जहां आप उस मामूली अंतर को पूरा नहीं कर पाए, कहाँ जहां पर आप जनता के थोड़े से कन्विंस नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ। 23 राउंड का इलेक्शन था हमारा जी। 23 राउंड में पहले से और 18वें राउंड तक हम लीड कर रहे थे जी। दैट मीन्स कि अगर 18वें राउंड पहले से और 18वें राउंड तक बिल्कुल हमारी लीड बनी, बिल्कुल आप लीड पे थे। और जब 18 और 19, 20 से 23 राउंड थे, इनमें हम पिछड़ गए। और अगर अब मोटा मोटी हम ये समझें कि कहाँ हम कमज़ोर रहे, ये जो 5 राउंड हैं ये कामा शहर के राउंड थे जी। और हमने बहुत कोशिश की, और मैं इस अप्रोच का आदमी भी हूँ कि जाति, धर्म, इस तरह मजहबी, इस तरह की राजनीतिक सोच नहीं है मेरी जी। हमेशा मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ के, मेरे लिए मेरे इलाके की पूरी आवाम बस बराबर है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद हम शहर के लोगों को अपनी बात उतने इफेक्टिव तरीके से समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। या तो फिर इसमें ये हो सकता है कि आपका जो इलेक्शन का जो कैंपेन था, वो जो रूरल जो एरिया है आपका, रूरल एरिया की तरफ झुक रहा था, इसलिए वो अर्बन एरिया के जो लोग थे वो आपसे कन्विंस नहीं हुए। ऐसा भी नहीं है, हमने अर्बन एरियाज़ में भी काम किया, लेकिन हो सकता है अगर वहाँ से वोट टर्नआउट अगर हम देखें तो हमें कम मात्रा में वोट मिला। हमारी उम्मीद ज़्यादा थी, कम मात्रा में। हाँ, हमारी उम्मीद ज़्यादा थी। और दूसरी बात, मेरी उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा थी कि मैं बिज़नेस लाइन का आदमी हूँ, CA हूँ, और बाज़ार और शहर का आदमी इस आदमी के स्किल को समझता है, और हो सकता है कि वो इस पैटर्न पे आए कि यार कोई ऐसा आदमी हो जो हमारे इलाके को आगे ले जा सकता है। उस पर मैं उम्मीद कर रहा था और ज़्यादा।
अब ये स्थिति है कि वहाँ अगर वोटर टर्नआउट कम हुआ है तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी बात इफ़ेक्टिव तरीके से समझाने में कामयाब हो नहीं पाए और शहर के मतदाताओं को। आइंदा के लिए हमारी प्लानिंग हमें मतलब जब से भी हमने रिज़ल्ट देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। शहर के मतदाताओं को ये भरोसा दिलाने की ज़रूरत है कि यार वी आर द मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट फॉर दिस कंस्टिट्यूंसी, कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं किस किस तरह से एज अ बिज़नेस हब इस इलाके को डेवलप कर सकता हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस ज़रूरत को समझता हूँ कि एक बिज़नेसमैन की ज़रूरत क्या है, एक काम धंधा वाले करने वाले आदमी को किस तरह के एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, किस तरह का वातावरण उनको चाहिए, किस तरह की सुविधाएँ उनको चाहिए, मैं ये चीज़ें समझता हूँ। तो आइंदा के लिए हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हम शहर के मतदाताओं को और इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बात समझा पाएँ। और जहाँ देहात के इलाके में भी हमारे कुछ साथी ऐसे रहे जिन तक हमारी बात उतने इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं पहुँच पाई, उनके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको और इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बात समझा पाएँ। मेरे पास आपका ना ये चुनावी मैनिफेस्टो है जी जी जी, जो आपने चुनाव में लोगों के सामने रखा था। इसमें आपने कई सारे ऐसे वादे किए हैं जो बड़े ज़रूरी है हालांकि इलाके के लिए, पर एक साथ पॉसिबल नहीं है कि मुमकिन हो। ये सबसे पहला आपने लिखा है इसमें कामा को मॉडर्न एजुकेशन के रूप में विकसित किया जाए। जी 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 जी। तो उसके लिए जैसे कि आपने कहा कि आप 50 स्कूल कम से कम चाहते हैं इस इलाके के लिए, मतलब आपकी हाँ मैंने बताया कि भाई एटलीस्ट इतने स्कूल भी हों तब भी इस इलाके के स्कूलों की ज़रूरत पूरी हो सकती है इस इलाके से। तो दूसरा इसमें मैं इसमें पढ़ पा रहा हूँ कि कस्बों बड़े गाँवों को लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। जी जी, ये मुश्किल काम नहीं है। अगर अभी तक मैं दोनों पॉइंट देखूँ आपके तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और आप आगे बताएं। वो ठीक है, मुश्किल काम मुश्किल कुछ नहीं होता है दुनिया में, लेकिन इस पे ये चीज़ें जो है इनके बारे में बात नहीं करता है कोई। रूरल एरियाज में खासतौर पे कोई इनके बारे में बात नहीं करता है। तो आप इन चीज़ों को रूरल और अर्बन के जो लोग हैं जी, ऑब्वियसली मतलब आपने जो चुनाव लड़ा 65,000 वोट आपको मिला जी, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस कैंडिडेट जाहिदा खान के खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा रोष था लोगों के दिलों में। उसका उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने बाकायदा उसके खिलाफ कांग्रेस हाईकमान तक को ज्ञापन तक दिए हैं उसमें। तो ये ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों से मैं मिलता हूँ मेवात के, और वो एक बात कहते हैं कि कामा में इस बार सूना मौका था। एक तरह से अपने मेवाती में कहते हैं सूना मौका था कि आप आराम से चुनाव जीत सकते थे ना। उसके बावजूद जाहिदा खान 58,000 वोट ले जाती हैं। इतना रोष होने के बावजूद वो 58,000 वोट ले रही है यहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये कैसे हो रहा है?